आप लोगों को स्क्रीन कौन सी नजर आ रही है? 10th ओके, Q&A session. राइट। ओके जी, आई वेलकम यू टू टुडे इज द 10th क्वेश्चन आंसर सेशन। और मैंने जो लास्ट टाइम इसकी असाइनमेंट आपको भेजी थी उसमें हमने कहा था कि 15 मार्च तक का लेक्चर आपने देख के आना है। ऑल्दो जो बाकी टेक्स्ट में लिखा हुआ था कि आपने पूरी जो पार्ट 1 प्रेजेंटेशन है डे 2 की वो पूरी आपने करनी है। पूरी में तो खैर बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन हमारा बेसिकली हम कहना ये चाह रहे थे, टारगेट हमारा था कि हम स्केड्यूल, कॉस्ट और क्वालिटी कवर हो चुकी हो। लेकिन इत्तेफाक से मैंने गौर से देखा नहीं, 15 तारीख तक की जो प्रेजेंटेशन है वो कॉस्ट को तक तो कवर करती है, स्केड्यूल और क्वालिटी उसमें कवर नहीं है। इसके लिए 16 और 17 जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं, अगर आप वो कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसमें फिर स्केड्यूल भी पूरा कवर हो जाएगा और क्वालिटी भी कवर हो जाएगी। तो फिर हम कोई प्रोग्रेस मेक कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक की प्रोग्रेस से हमको बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं जा रहे। वो वजह वही थी कि जैसे अभी भी बीच में लोग मिसिंग हैं, और वो अ, अगर सारे लोग हों और सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमें मिल जाए कि सब समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई क्वेश्चन आंसर है, तो तब तो मसला हल किया जा सकता है। चलें देखते हैं। तो अभी जो 15वें मार्च तक की 2 आखिरी प्रेजेंटेशन आपको दी थी, 3-6 घंटे की, उनको आपने व्यू किया होगा। और काशिफ और हसीब से तो मुझे कोई वो है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पहले भी इस सारे को पढ़ लिया हुआ है। तैमूर साहब, आप ने कुछ उसको किया? ये 2 लेक्चर जो थे 13 और 15 का, ये सुना आपने? जी 13 वाला मैंने आधे से ज्यादा सुन लिया, लेकिन फिर चूंकि आपने कहा था कि कॉस्ट और स्केड्यूल को करना है, इसलिए मैंने हाँ जी। उसको वहां पे छोड़ा, क्योंकि वो 13 वाला स्कोप को डील कर रहा है। नहीं तो 15 वाला भी तो लिखा हुआ और था फिर ना? मैं 15 वाले पे आ गया। अच्छा, हाँ, फिर मैं 15 वाले पे आया, 15 वाला मैंने कंप्लीट कर दिया। कर लिया आपने? अच्छा, बस ठीक है। तो तो कॉस्ट तो हाँ, हो उसमें गया। वो अर्नड वैल्यू एंड में थोड़ा सा 20 मिनट का क्वेश्चन रह गया, लेकिन वो मैंने एक और कहीं कोर्स किया था, तो उसमें थोड़ी बहुत अर्नड वैल्यू और अच्छा, पीवी सब आई थी, बिल्कुल तो बिल्कुल वो चीजों का मुझे जनरली आइडिया है। तो बिल्कुल। ये वैसे भी जो बजटिंग वाला है, ये वैसे भी इंटरेस्टिंग क्योंकि टॉपिक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो हाँ, ये थोड़ा सा वो जो इससे पहले स्कोप और वो जो कंसेप्ट, उसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाता है ना। जी ये जी बजट जी, वाला एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग भी अब ऐसा है कि था। अगर एक ये था आप, कि जो जी जी, ये जो एक्टिविटी में वो रेफरेंस दे देता है किसी आगे इसमें जाके इस चीज को खोल लें, तो ये कहाँ पे वो जाना होगा? सर वो एक फोल्डर, जो पहले वाला फोल्डर बना हुआ है ना, जो वन ड्राइव के वो अंदर। आपकी ड्राइव में है वो चीज? जी वो ड्राइव में पड़ा हुआ है वो, जी जिसको जी, रेफरेंस बिल्कुल वो देता है, सब सी बिल्कुल पड़ा डाल हुआ के है। उसको देख। पहला फोल्डर है वो ऊपर वाला, उसमें डाटा अच्छा लिखा अच्छा, हुआ होगा, ठीक है, उसके अंदर है वो चीजें, ठीक है, वो मैं देख लूंगा। तो बाकी एक्टिविटीज। वैसे थोड़ा मैंने स्केड्यूल को भी आधा चैप्टर पढ़ लिया है, वो भी वेरी गुड, मतलब ये अच्छा किया आपने। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो भी, जी जी, स्केड्यूल वाला। एग्जैक्टली। और उसकी आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको और भी समझ आएगा, क्योंकि स्केड्यूल में मैंने काफी टाइम लगाया, नहीं वो, तकरीबन कोई 3 घंटे और 5 घंटे स्केड्यूल पे लगाए हैं। और फिर क्वालिटी, अच्छा, वो यानी कि वो 16 और आगे, 16 से आगे वाली वीडियो। हाँ जी, 16-17 जो है ना, उसमें से 16-17 के दोनों लेक्चर्स में आपको स्केड्यूल काफी तफसील से एग्जांपल के साथ मिलेगा। अच्छा जी, इसमें कोई एक चीज क्वेश्चन था मेरा, जी सर प्लीज। ये जिस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, जी हाँ, हमारा जो FFPO वगैरह करते हैं, इसमें तो हमारा काफी चीजें स्कोप तो बड़ी क्लैरिटी से डिफाइन नहीं हो जाती, क्योंकि हम तो बिल्कुल उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसमें हर चीज लिखनी पड़ेगी होती है कि ये काम आपने जी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज नई डेवलप करनी है, कुछ बनाना है, या कुछ ऐसे जी बिल्कुल। चेंज कोई लेके आनी है, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? ये जो एक सीधा सीधा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ होता है, तो उससे क्या उसी तरीके से ये चीजें सारी लागू? जी बिल्कुल ऐसी। असल में बात यह है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं या करने के
आदि हैं वो उनको कहते हैं प्रिडिक्टिव। जो हमने कहा था ना कि वो अपना ट्रेडिशनल पुराने तरीका जो था, लेकिन चूंकि जो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम, उसके हवाले से अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें एजाइल हो रही हैं, तो इन्होंने एजाइल पढ़ाना शुरू कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हो सकता है कि आपको करंटली अप्लाई ना करता हो, लेकिन वो भी अगर आप थोड़ा गौर फिक्र करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इवन आप की जो इंडस्ट्री है वो भी आहिस्ता आहिस्ता एजाइल की बातें करती है। और मतलब आपको इस बात चेंज से तो वाकिफ ही हैं आप। कॉन्ट्रैक्ट जैसा मर्जी बना हुआ हो, बहुत मतलब डिटेल में डिफाइंड हो, ये काम इस वक्त करना है, तो ये चीज इस वक्त देनी है, उसके बावजूद कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे आपको कस्टमर कहता है कि नहीं जी मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करके दो। लाजमी बात है आप उसके हिसाब से फिर कॉन्ट्रैक्ट अमेंड करवाते हैं, रीनिगोशिएट होता है, फिर आप उसको बीच में डालते हैं, लेकिन चेंज तो आती है। अब अगर ये जो चेंज का रास्ता रोक के हम खड़े हैं कि भाई चेंज होगी तो इस प्रोसेस से गुजारेंगे और उसके बगैर नहीं ये हो सकेगा, तो एजाइल ये कहता है कि इसमें वक्त जाया मत करें, कस्टमर जो कह रहा है कर दें। तो वो फिर एजाइल की बात आ जाती है, उसका फिर तरीका डिफरेंट हो जाता है। वहां पे आप ये प्रिडिक्टिव तरीके के साथ जिसमें सब कुछ चीजें पहले से पता है वो नहीं हो सकती। उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग भी डिफरेंट तरह से होती है, एजाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके कई तरीके हैं, वो भी हम आगे कवर करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फिर आपको दोनों चीजों को समझना होगा, प्रिडिक्टिव को भी एजाइल को भी, और बल्कि इसके दरमियान में भी वो इंक्रीमेंटल और वो हाइब्रिड टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो ये है जनाब। जी रशीद साहब भी आ गए हुए हैं। क्या हाल है रशीद साहब आपका? सर फाइन, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? वंडरफुल जी। आपने भी मेरा ख्याल है वो पेपर तो अटेम्प्ट किया था, वीडियो देखने का सर पेपर मैंने दोबारा मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। अच्छा अच्छा, कोई बात तो बाकी मैंने अभी आज इस दफा मैंने ये आपका लेक्चर जो है वो सारा सुना है। नहीं। एटलीस्ट जबरदस्त मैंने ये जबरदस्त। 15 तारीख तक? मैं सुन हाँ, जो आज वाला ये लेक्चर है मैं तकरीबन सुन लिया। अच्छा जबरदस्त, ओके। इस- तो अभी अपना तैमूर साहब ने सवाल पूछा था कि जी ये जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर तो ये चीजें काफी सारी अप्लाई नहीं होती। तो उसका मैं उनको जवाब दे रहा था कि कंस्ट्रक्शन टाइप के कामों में और जो ट्रेडिशनली हम काम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें प्रीटी मच हर चीज आउटलेट होती है, स्कोप डिफाइन होता है, वेल डिफाइंड होता है, और उसके हिसाब से ही हमसे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट्स के अंदर तब्दीलियां चेंजेस आती हैं और हम उनको अकोमोडेट भी करते हैं। बेशक उसका प्रोसीजर हम कितना ही सख्त क्यों ना बना लें, लेकिन तब्दीली को आने से रोक कोई नहीं सकता। इसी तरीके के साथ जब हम इसका माइंडसेट चेंज होता है, जब हम ये कहते हैं कि नहीं यार तब्दीली तो आनी थी और वो तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो अगर हम एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएं तो फिर हमारा वे ऑफ वर्किंग चेंज हो जाएगा। वे ऑफ वर्किंग चेंज होगा तो मतलब बजाय इसके कि हम चेंज को रेजिस्ट करें, हम चेंज को वेलकम करेंगे। ठीक है जी। और काम करने के लिए फिर आपको स्कोप वगैरह भी नहीं सही तरह डिफाइन हो सकेगा, तो वो जो भी कोई तरीका कार होगा वो एजाइल वाला तरीका है, जो मैं कुछ पहले बयान भी कर चुका हूँ। जी तैमूर साहब। ओके हो गया जी तैमूर साहब, आगे चलें। ये राशिद साहब आपके जहन में कोई चीज ऐसी जो पूछी जानी चाहिए? नहीं सर, बस वो मैं भी इसको जब सारे को मैंने स्टडी किया तो मैं भी यही देख रहा था कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स में तो एस्टिमेशन जो होती है वो मतलब नियरली टू एक्यूरेट होती है। जी जी वेयर यहाँ पे जो एस्टिमेशन की बात की गई है ये वो वही वाली बात है, वो थंब रूल वाली बातचीत की गई है सारी, कि हम जी इस जी। तरह कर लेते हैं, थंब रूल बेस्ड कर लेते हैं इसको। ये और ये बड़ी जबरदस्त बात है वैसे, ये थंब रूल वाली। देखिए कई दफा थंब रूल वाली हम है ना लोग सर? हम लोग अननेसेसरी डिटेल्स में जा रहे होते हैं अपनी एस्टिमेशन नहीं लेकिन में। सर मैं आपको एक बात मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर
जी जी कि देखें जो आपने बटम अप की बात की है ना यहाँ पे, जी 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 हमारी एस्टिमेशन सारी टेकिंग ऑफ शीट से स्टार्ट होती हैं, ड्राइंग और टेकिंग ऑफ शीट से, ठीक हो गया। तो वो बटम अप ही होती हैं और उसमें चांसेस ऑफ वो जो होते हैं ना वेरिएशन के, वो बड़े कम जी जी होते अच्छा, वो हम हैं। इधर भी और करते फिर हैं, एक और बात है, वो हम एजाइल में भी थोड़ी करते सी और चीज ऐड जी सर, थोड़ी सी मैं और भी चेंज कर दूं। आपने जो चेंज कंट्रोल की बात की है ना सर, हैं। हाँ तो जी, हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में भी चेंज कंट्रोल होता है। आपका वेरिएशन ऑर्डर बनता है, जितनी भी हाँ चेंज हाँ होती है, बिल्कुल जब आप उसके कास्ट चेंज होती है तो वेरिएशन ऑर्डर बनता है बिल्कुल और बिल्कुल कंप्यूटर अथॉरिटी से उसको अप्रूवल ली जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट दैट इज अ वेरी रिगरस जी प्रोसीजर ना। मतलब हम बुनियादी तौर जी पे सर। हम चेंज को रेजिस्ट करते हैं, हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। अगर करना है तो एक बड़ा रिगरस प्रोसीजर है, उसमें से पास होके आएगा तब, या और फिर उसके रोशनी में हो सकता है आपको कॉन्ट्रैक्ट भी रीनिगोशिएट भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जी सर। तो उसके बाद कहीं जाके हम मानते हैं। जी सर। जबकि एजाइल का माइंडसेट डिफरेंट है, वो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मैटर, कस्टमर मैटर्स, customer comes first, so whatever he is asking you have to do it। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा, ये जो एस्टिमेशन हम कर रहे हैं ना, ये एस्टिमेशन है अप्रोक्सीमेट। जिस वक्त हम एक आइट्रेशन को शुरू करते हैं एजाइल के अंदर, तो उस वक्त हम उसकी फिर डिटेल्ड एस्टिमेशन, जो बॉटम अप वाली एस्टिमेशन करते हैं। बट द गुड पार्ट इज आई डोंट हैव टू बॉदर माई सेल्फ विद द होल प्रोजेक्ट। मैं बॉटम अप करूंगा सिर्फ अपनी आइट्रेशन की हद तक, और मैं एक एक आइट्रेशन को लेके आगे चलता जाऊंगा। तो मुझे वो जो अप फ्रंट बहुत सारी प्लानिंग और बहुत डिटेल्ड हम काम करते हैं, वो नहीं करना पड़ेगा। वो बेशक अप्रोक्सीमेट ही हो, क्योंकि उन चीजों के तो तब्दील होने का चांस है, और वो हमने अलाउ भी कर दिया हुआ है। जो चीजें कंफर्म्ड हैं कि अब हम करने लगे हैं, सिर्फ उन कामों की डिटेल्ड एस्टिमेशन होगी, होगी जरूर। जी जनाब, तैमूर साहब यू आर बैक। जी बिल्कुल वापस आ गया हूँ। एक जो इंटरेस्टिंग चीज इस कोर्स में लग रही है वो ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी करते हैं जी हाँ, और उसका हमें सिर्फ प्रॉपर नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम कर बिल्कुल, रहे जैसे होते हैं। इसमें मुझे वो फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन जो है बड़ा अच्छा नाम लगा बिल्कुल ऑफ कोर्स, कि ये तो हम बड़ा रेगुलर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस एग्जैक्टली, नाम से नहीं करते। बिल्कुल। ये और इस तरह की काफी चीजें हैं जो कि हम बिल्कुल ये एक और कर रहे एडवांटेज है। हैं। और दूसरी कई ऐसी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपने कॉस्ट फॉर नथिंग और नहीं था, चेंज फॉर नथिंग एंड हाँ मनी जी, फॉर मनी, बिल्कुल, इस तरह का जो था चेंज फॉर फ्री मनी फॉर नथिंग वाला। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अब ये आइडियाज हमारे जहन में भी आते हैं इस तरह के जब हम बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसलिए चुप रहते हैं कि अगर हमने ये बोला तो हमें आगे स्ट्रेट अप कॉल मिलेगी कि यार ये आप कैसी बात बिल्कुल। लेकिन अब आपके पास, कर रहे हैं। अब अब हम आपके कह पास सकते हैं कि यार ये हम नहीं कर रहे, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड और इस लेवल के एग्जैक्ट लोग भी ये बातें कर रहे एग्जैक्टली व्हेन हैं। यू ये विल थोड़ा गो, इससे कोर्स से आपको ये बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी तो मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि सिविल इंजीनियर्स के लिए खास तौर पर हम बाकायदा एक कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करें। एक तरीका होता है, उसे कहते हैं लास्ट प्लानर सिस्टम, जो कि बुनियादी तौर पे तो लीन कंस्ट्रक्शन का मेथड है, लेकिन वो एजाइल जैसा है बिल्कुल। मतलब मैं उसको एजाइल कह सकता हूँ। तो वो उसकी कोई है ही नहीं है हमारे यहाँ, समझ ही नहीं है, कोई उसको जानता ही नहीं है। अगर उस मेथड के ऊपर आप चलें तो आपको लगेगा कि आप एजाइल की टाइप की चीज कर रहे ठीक। उसमें करना क्या होता है वैसे उस कंस्ट्रक्शन में? आपने काफी दफा जिक्र किया है, हैं। जी जी तो उसमें क्या, सर, तो क्या क्या कहते हैं, आप यूं समझें कि रेडी? आपने ये जो एजाइल वाला मेथड है या स्क्रम है, उसको टेलर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की जरूरियात के हिसाब से। मतलब देखें, ऐसी कोई लगी बंदी चीज तो है कोई नहीं कि स्क्रम में जनाब इतने ही बंदे होंगे और यही होगा। आप कहें जी कंस्ट्रक्शन की जरूरियात मुख्तलिफ हैं, हमारी आइट्रेशन का साइज जो है वो आपकी आइट्रेशन के साइज से नहीं मिलता, हम अपना रखेंगे तो रख लें।
और आप कहते नहीं हम ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व होंगे क्योंकि इतनी छोटी टीम तो हमारी बन ही नहीं सकती। तो वो एलपीएस में ये करता है, वो लास्ट प्लानर सिस्टम में, कि वो शुरू जब होता है प्रोजेक्ट तो सारी टीम को एक बड़े से हैंगर में, मतलब जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसमें बुला लेता है। सारी टीम से मुराद है कि इवन मजदूर भी, मतलब जो लोग मतलब अवेलेबल हैं, उसमें कंसल्टेंट्स भी हैं, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें सब लोग हैं, और उनके साथ बैठ के फिर अप फ्रंट प्लानिंग की जाती है कि ये अच्छा, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर क्या है, इसमें कहाँ से वैल्यू लाई जा सकती है, वगैरह वगैरह। और बड़े बड़े चार्ट्स दीवारों पे लगे होते हैं, उनको फिल किया जाता है कि हम पहले हफ्ते में क्या डिलीवर करेंगे, दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे, तीसरे हफ्ते में क्या करेंगे, और इस तरीके के साथ उसका एक बनता जाता है। और फिर आइंदा जितनी भी प्रोग्रेस होनी है उसके हिसाब से मैयर होगी। बिल्कुल आइट्रेशंस वाली बात बन जाती है, आइट्रेशंस बन जाती हैं और वेस्ट रिमूवल हो जाता है, और बहुत सी खूबसूरतियां उसके अंदर हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम कोई उसको बाकायदा अडॉप्ट करें। और बाय द वे, दिस इज बीइंग अडॉप्टेड, कई और कंस्ट्रक्शन फर्म्स इंटरनेशनली इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर आप यूट्यूब पे जाके लास्ट प्लानर सिस्टम के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन में अगर बारिश और वेदर का फोरकास्ट अच्छा ना हो तो फिर वो कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, तो वो सर फिर वो अल्ट्रेशन और हर वो चीज फिर का हल एजाइल का मौजूद है, साइकिल खराब हो जाता है। कोई नहीं वो खराब हाँ, होता, साइकिल तो कुछ खराब हो नहीं जाएगा। खराब होगा, कुछ भी नहीं खराब होगा, आप फिक्र ही ना करें। मेरा मतलब है कि हम पहले उस तरीके को समझ तो लेना कि उसमें होता क्या है। तो मतलब ये है कि अरे ठीक है जो आप मतलब चेंज वाली बात है ना। अरे, अगर पेंटिंग का है ना, क्या कहते हैं, स्टार्ट होना है, हम्म। लेकिन इस वीक जो एक्सपेक्टेड बारिशें हैं और ह्यूमिडिटी बहुत है, तो हाँ तो वो ठीक है फिर ना, चिपकेगा नहीं रिस्क जाकर। था ना, रिस्क हो गया, इसका मतलब वो चीज जी नहीं हो हाँ। पा रही, नहीं हो पा रही, जी हाँ। तो हम क्विकली अपने आप को री ओरिएंट करेंगे उन कामों की तरफ जो हो सकते हैं। ठीक है ना जी? सही। बजाय इसके कि हम इसके ऊपर वक्त चल, तय करेंगे, अच्छा अब ये तो हो नहीं सकता, आप बैठ जाओ 2 हफ्ते इंतजार करो, ऐसे नहीं करना। हमने आपको सही, रिओरिएंट ठीक। कर लेना फटाफट। तो वो जो आपने मेथड बताया था, ये डेल्फी मेथड होगा कि जब सबको बुला लेते हैं और उनसे फॉलो जॉब करते हैं? नॉट एग्जैक्टली अ डेल्फी मेथड, बट वो बकायदा अच्छा। एक उसकी मीटिंग है वो, जैसे हम वो नहीं करते, प्लानिंग मीटिंग करते हैं अपना स्क्रम के अंदर। स्टैंड अप जो मीटिंग, स्टैंड अप तो खैर स्टैंड अप बाद में मीटिंग। आती है, पहले वो जो इनिशियल प्लानिंग मीटिंग होती है, वो 2-1 घंटे की सही, होती है। हाँ, किक ऑफ या करके। किक ऑफ के बाद हर स्प्रिंट की अपनी एक प्लानिंग मीटिंग होती है, फिर एक रिव्यू मीटिंग होती है, फिर एक वो रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग होती है, 3 मीटिंग होती है। कौन कौन सी? प्लानिंग, सही। और उसके बाद रिव्यू, उसके बाद सही। रेट्रोस्पेक्ट, और बीच में डेली डेली हम वो स्क्रम मीटिंग करते रहते हैं, स्टैंड अप मीटिंग। सही, ठीक। अच्छा जी, और कोई पॉइंट? मैं तो आपकी वीडियोस जो है 1.25 पे लगा के सुनता हूँ ताकि जल्दी गुजर जाए। अच्छा समझ आ जाती नहीं, है। आप 2 पे लगाएंगे तो और जल्दी गुजर जाएगी। नहीं, फिर समझ नहीं आएगी ना, फिर समझ नहीं आएगी। तो मैं नहीं, वो मैंने क्योंकि वो भी वो कहते हैं ना कि ये टेक्निक मेरा बेटा आया है तो उसने मुझे सिखाई है कि बाबा इस तरह तो आप पूरा दिन सुनते रहेंगे, खत्म नहीं होगा, इसको इस हाँ, तरह वही ना। बैठ वही ना, के। आमतौर पे 3 घंटे की जो वीडियो है वो मैं देखता हूँ 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वो नोट्स भी लेने होते हैं, चीजें करनी होती है। हाँ, तो मैंने उसको यही सोचा कि उसको 1.25 पे लगा के सुनते हैं। और अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं फिर क्या करेंगे? तो वही सर ना, वो फिर 2 मुश्किल हो तक जाएगी। भी आपकी आवाज सुनी जा सकती है, हमने वो जायजा ले लिया है, अच्छा इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, okay। हाँ, 2 तक भी ना वो बंदा मतलब उसमें ये फायदा है ना कि सर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वहां पे आप और उसको स्लो कर लें, उसे जी हाँ, हाँ, सुन लें, और बिल्कुल। बाकी बिल्कुल ये बिल्कुल बात होती है बिल्कुल, सर। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मैं एक बात कहने लगा था, इसमें जो रिस्क की बात हुई है एस्टिमेशन के अंदर, जी जी। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ तो खैर रिस्क के फैक्टर्स मौजूदा टाइम में तो बहुत ज्यादा हैं। हम्म। आई डोंट नो, जिस तरह हमारे यहाँ जिस तरह कास्ट वेरिएशन है, एस्केलेशन आ रही है, डॉलर की कॉस्ट है, ये तो चीजें इवन हम एसेस कर भी लेते हैं। मैं आपको अपनी बताता हूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग
मतलब बड़ी फ्रिक्वेंटली करता हूँ, हाँ लेकिन वो जो क्लोजिंग पे जब आता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। आती हैं डॉलर की कॉस्ट इतनी एस्केलेट कर जाती है कि ये बिल्कुल चीजें जो है ना वो उस हिसाब से नहीं आ रही हैं। अब आप इस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सीमेंट और स्टील की आज के दिन की कॉस्ट देख लें, जी अगर जी इसको 3 महीने पहले जिसने एस्टिमेट किया है उसके तो हाँ हाथ से निकल गई हैं चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ये ज्यादा है फर्क यहाँ पड़ पे रहा रिस्क। यहाँ पे हमारे यहाँ मेरा ख्याल है रिस्क जो है हमारे मुल्क में शायद ये रिस्क बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल रिस्क ज्यादा है और इसका मतलब है कि आप जो प्लानिंग के वक्त जो आपने उसका मार्जिन रखा था वो ठीक नहीं था, मतलब आपको पता नहीं था उस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उससे लर्न करना है, रेट्रोस्पेक्टिव में हमें उन चीजों से लेसन लर्न करना है, आइंदा के लिए हमें वो फिर अपनी चीज दुरुस्त करनी है। मगर हम क्या करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को निबेड़ के खत्म करके चले जाते हैं और अगले में फिर हम उसी माइंडसेट के साथ आते हैं जिससे ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। वो पुराने वाले के लेसन लर्न नहीं उठा के लेके आते। अगर आपको पता है कि स्टील की कीमत जो है वो इतनी बढ़ सकती है और आपको वैसे भी कोई ट्रेंड्स का पता होना चाहिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपने की होनी चाहिए, आपको अंदाजा आपका आप नया अंदाजा होना चाहिए, उस पुराने वाले फिगर के ऊपर तो ना चले ना। वो हम क्या करते हैं, एमईएस की किताब उठाते हैं, उसके अंदर जो लिखे हुए हैं कि जी इस पे इतना लगता है, इस पे ये होता है, हम वही चीजें और वही रेट लगाने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हमारे यहाँ ये जो लेसन लर्न वाली आपने बात की है ना, इसके ऊपर बड़ा वो थोड़ा अमल होता है, जी हाँ क्योंकि एक चीज एक बिल्डिंग अगर बन जाती है और उस बीओक्यू में जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो जी नेक्स्ट टाइम तो आनी नहीं चाहिए। असली अभी तौर पे वो बीओक्यू उस तरह इमेंड हो जाना चाहिए जो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आती है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल वो होता नहीं है, वो हर दफा ही वो प्रॉब्लम्स आ रही वो क्योंकि वो मक्खी मार रहे हैं बार बार एक ही जगह पे रख के। या हमारे यहाँ तो मटेरियल का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि कोई बिल्कुल चीज इन हो जाती है तो सब वही लगाना शुरू करते हैं घरों में। हाँ उसके बाद पता चलता है कि वो तो अब आएगी नहीं। आएगी नहीं है। ये पाकिस्तान हाँ में तो हाँ हाँ बहुत वो कॉमन है है, ना। पाकिस्तान में तो हाँ वही बहुत ना, बहुत कॉमन है। कॉमन है कि एक ट्रेंड चलता है तो उसके बाद वो खत्म ही हो जाता है कि बिल्कुल अब हर एक ने लगा ली, अब मैं नहीं लगाना चाहता। लेकिन अगर आपने लगानी है और आपने बिल्कुल अपने बजट में डाली हुई है तो आप ढूंढते रहते हैं और टाइम ही जाया करते रहते हैं। फिर आप कहते हैं यार एग्जैक्टली छोड़ो, अब मास्टर ही लगा लेते हैं। आपको मास्टर की सैनिटरी लगा लेते हैं। आपको शायद इस बात का पता होगा कि इंटरनेशनली मतलब अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड वगैरह में, वहां पे उन्होंने स्टैंडर्डाइज साइजेस रखे हैं हर चीज के। मतलब वो तो खैर चले बिजली के आउटलेट्स वगैरह तो वो तो होते ही स्टैंडर्डाइज हैं, लेकिन इवन आपने घर बनाया और घर के अंदर विंडो लगानी है, आप अपनी मर्जी का साइज नहीं बना सकते, यू आर नॉट अलाउड। आपको स्टैंडर्ड साइज की विंडो मार्केट में मिलती है, आप उसे उठा के लाएं, उसको असेंबल खुद करें, क्योंकि वहां पे अगर आप मजदूर रखते हैं तो उसमें बड़ा खर्चा हो जाता है, काफी ज्यादा महंगा पड़ता है। तो अमूमन लोग वहां पे ये छोटे मोटे काम खुद ही करते हैं, फर्नीचर जोड़ना, खिड़कियां लगाना, ये जो कैबिनेट्स वगैरह जोड़ना लगाना, ये सारा काम खुद ही करते हैं और वो डू इट योरसेल्फ वाला काम होता है। आप यकीन करें कि आपको विंडो स्टैंडर्डाइज साइज की मिलेगी और पूरे मुल्क में उसी साइज की विंडोज लगी होंगी। हाँ अलबत्ता उन्होंने 2-3 किस्म की विंडोज स्टैंडर्डाइज की हुई हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ट्रेंड हो गया, चेंज हो गया, एक चीज जो माल चाइना से आया था वो खत्म हो गया, अब किसी और जगह से आ गया है, तो वो चीज नहीं मिलती। हम एक तरह की सॉकेट लगाते हैं, बड़ी पसंद आती है हमें, बाद में पता चलता है ये तो माल आया ही नहीं फिर उसके बाद कभी। तो ये मसले फिर वी शुड लर्न लेसन आउट ऑफ इट ना। मेरा मतलब है इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, तो हम अभी तक ये चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं कर सके, तो ये तो कोई बहुत अ, दानिशमंदी नहीं है। जी जनाब हाँ सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? हसीब और काशिफ आप लोग आज बड़े खामोश हैं। बस ऐसे ही काशिफ सर ने तो अपने लगता है काशिफ ने अपने गुबार पहले ही निकाल दिए हैं। तो बाहर नहीं, बस मैं डिस्कशन सुन रहा था और काफी मतलब प्रोडक्टिव है। और मैं तो क्वेश्चंस लास्ट टाइम मैंने कर लिए थे मोर और लेस, कॉस्ट में खास तौर पे, अर्न और वैल्यू, फिर इंशाल्लाह आगे कैजुअल। अर्न वैल्यू के बारे में कोई दिक्कत तो नहीं है?
सबको आ गया है समझ? समझ आ गया सब ये तो। आ गया, अच्छा ठीक हो गया जी। रशीद असल में साहब काफी जो टर्मिनोलॉजीज है अगर आप गूगल करें तो आपको मिल वहीं से जाती आइडिया मिल जाता है। मिल जाती है बिल्कुल। जी हाँ, लेकिन बल्कि बात यही डायग्राम है, भी मिल जाती है अगर मैं आप। ये समझता हूँ कि भले जो कुछ भी अवेलेबल है, जब तक आपको समझ नहीं आता उस वक्त तक ये मसला है। लोग अर्न जी वैल्यू हाँ, से इतना घबराते हैं, इतना घबराते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ कि यार अर्न वैल्यू में मुझे ये बता दें आप, या फॉर दैट मैटर पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मुझे ये बता दें कि कोई ऐसी चीज हो जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के अलावा हो। कहीं अंडर रूट लेने को नहीं कह रहा, कहीं आपको इंटीग्रेशन करने को नहीं कह रहा, डिफरेंशिएशन करने को नहीं कह रहा, सीधा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आप ये देख लीजिए अर्न वैल्यू में, वो उसमें से उसको निकाल दिया, उसको उससे डिवाइड कर दिया। भाई क्या बच्चों वाली बातें हैं सारी। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाए तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। सही रट्टा है। ना लगाएं, कभी रट्टा ना लगाएं इन फार्मूलों का या इन वैल्यूज का। इनका लॉजिक स्टेब्लिश करें अपने माइंड में, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। तो क्या कहते हैं, कैलकुलेटर अलाउ करते हैं ऐसे ये एग्जाम में या खुद ही हिसाब वैसे लगाना तो पड़ेगा? जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर एक बिल्ट इन कैलकुलेटर होता है, और चले उससे नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन। मोटी मोटी ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैलकुलेशन हो जाती हैं बगैर किसी दिक्कत के। लेकिन कभी कभी वो लोग अलाउ करते हैं, अपना कैलकुलेटर आपको दे देते हैं, आप घर से नहीं ला सकते। अच्छा, उनके पास अगर कोई पड़ा हो तो सही, आपको ठीक। पढ़ा देते हैं कि जी आप रखें। जी तैमूर साहब, नहीं, वो जो ऑनलाइन होगा तो उसमें भी उसमें काम बनने उसमें कैलकुलेटर एक। होता है, हाँ उसमें सारे काम हो जाते हैं। जी तैमूर साहब। सही। अर्नड वैल्यू के सवाल, जो मतलब मैं अर्नड वैल्यू को समझा हूँ, जी जी उससे मुराद ये है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द प्रोजेक्ट जितना काम हो चुका है उसकी वैल्यू, बिल्कुल ये बिल्कुल। कितने का, ये नहीं कि खर्चा खर्चा कितना हो चुका है, ये हाँ नहीं, हाँ हाँ काम एग्जैक्टली। कितने का हो चुका है, जो बिल्कुल काम है उसकी वैल्यू आप। बिल्कुल। देखें, अच्छा, इसमें हमारे सिनेरियो में ये थोड़ा सा डायलेमा है हम्म, समझने में। वो ये है कि जब हम काम कर रहे होते हैं सर, उसमें दो तरह की कॉस्टिंग चल रही होती हम्म, है। एक वो कॉस्ट है कि जिस पे हमने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो स्पॉन्सर का जो रेट होता बिल्कुल सही है। है। एक वो कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल सीधी सी एक मिसाल ले लेते हैं कि रोड बना रहे हैं और स्पॉन्सर ने हमें दिया हुआ है कि आप उससे 10 मिलियन रुपीस पर किलोमीटर से आप बनाएं, ठीक है, हमने अपनी सारी वर्किंग की और हमने ये कैलकुलेट किया हम 8 मिलियन रुपीस पर किलोमीटर करते हैं और बाकी ऊपर 2 ठीक, मिलियन अभी हमारा प्रॉफिट। राइट, अब इस हिसाब से हमने से मिड वे में हम अच्छे उस पे जा रहे हैं, आधे में जाके एक आधे किलोमीटर पे जाके, एक तो ये है कि हमने 4 मिलियन स्पेंड किया और हमने आधी रोड बना ली आधा किलोमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम वो जो हमारी अर्नड वैल्यू है वो 4 मिलियन। बिल्कुल, दूसरे साइड से अगर जाके देखें, स्पॉन्सर रेट वाले साइड पे जाके देखें, तो वो अर्नड वैल्यू जो है वो 5 मिलियन है। अब जो हमारे यहाँ पे एस्टिमेशन हो रही होती है, क्योंकि जब ये अपना हम मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं तो इतनी डिटेल में कैलकुलेशन हुई नहीं होती, अपने वो जो पैसे खर्च करने हैं उनकी उस तरीके से। तो अर्नड वैल्यू जो कैलकुलेट भी करता है वो स्पॉन्सर रेट पे जाके करता है। हाँ तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। दो रेट चल रहे हैं, एक वो रेट है जिसपे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और एक वो रेट है जिसपे आपने वर्किंग की हुई है। ये असल तो देखिए, अर्नड वैल्यू वो होनी चाहिए अगर आपने जी अपने जी खर्चों को कंट्रोल, बिल्कुल बिल्कुल कि जिसपे पहले आप प्लान करें कि ये काम मैं इतने 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 में बिल्कुल, करूंगा। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे जो अर्नड वैल्यू वाले लोग, एक्चुअली मैं अभी नया थोड़ा इस फील्ड में हूँ, मेरा काम भी है इंस्पेक्शन रिलेटेड। सर देखें, एक काम है, तो जो भी अर्नड वैल्यू यहाँ पहले से लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो उस पे ठीक, कर रहे हैं जो किस, क्योंकि वो करनी आसान है।
बिल्कुल बिल्कुल। स्पॉन्सर वाले रेट तो आपको डॉक्यूमेंटेड मिल जाते हैं ना, जी जी जी, मैं आपको अपने बताता वाले रेट उस तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हूँ। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक काम है जो 10 रुपए का है, और आपको पता है कि ये 8 रुपए में हो जाएगा, 2 रुपए हमारा प्रॉफिट है इसके अंदर। तो आप जब अपनी अर्न वैल्यू कर रहे हैं तो आप तो 8 के हिसाब से कर रहे हैं ना। आप ये देखें, अगर ये काम हो गया है तो जी 8 रुपए हमारे खर्च हो चुके होने चाहिए, राइट। तो जित बजट इसका 8 रुपए है आपके पास अपना काम करने के लिए, लेकिन आप जो चार्ज कर रहे हैं प्रिंसिपल को, वो 10 रुपए कर रहे हैं। इसका जी मतलब है कि देर इज नो डिफिकल्टी। आप अगर 8 रुपए यहां से चार्ज कर रहे हैं तो उनके साथ जो अर्न वैल्यू की कैलकुलेशन आपकी चलेंगी वो 10 रुपए चलेंगी। उनके साथ जो आप क्लेम्स वगैरह डालेंगे वो उसके हिसाब से डालेंगे। अब फर्ज करें कि ऐसा कुछ हो जाता है कि ये 2 रुपए का मार्जिन है, ये कम हो जाता है। ये जो 2 रुपए का जब मार्जिन कम होगा, मिसाल के तौर पे एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो गए हैं, आपने सोचा था 8 रुपए लगेंगे, 9 रुपए लग गए हैं, इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट कट हो गया। अच्छा, इसके ऊपर भी हमें तो बड़ी तकलीफ होगी कि हमारा प्रॉफिट कट हो गया, लेकिन और हम अंदरूनी तौर पे इसको एडजस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम 10 रुपए तक बर्दाश्त तो कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब 10 रुपए जो कि हमें मिलने थे उस काम को करने के, उसकी जगह 11 खर्च हो जाए। ये तो ज्यादा खतरनाक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल कि अर्नड वैल्यू हमें रोजमर्रा ये बताती रहती है कि हम कितना अच्छा या कितना बुरा जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप 6 महीने बाद जाके ओवरऑल एनालिसिस करें और कहें अच्छा ये तो ऐसे हो गया, इस चीज पे तो इतने ज्यादा खर्चे हो गए। आप साथ साथ ये कैलकुलेशंस करते जाएं और आपको बताती जाएगी कि आप कहाँ ओवर स्पेंड कर रहे हैं, कहाँ आप बिहाइंड स्केड्यूल जा रहे हैं, ताकि आप साथ साथ ही एडजस्टमेंट भी करते जाएं। अगर आपको लगता है कि हमारे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो आप थोड़ी कंजूसी करनी शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो जा रही है तो लोगों को पुश करें, ट्रेनिंग दें या जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी आपका बॉटलनेक है उसको रिमूव करें और अपनी स्पीड इनहांस करें। मगर ये जहन में रहे कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे काम की तो खर्चे और ज्यादा हों। ऐसा ना हो कि स्पीड तेज करने के लिए हम खजानों के मुंह खोल दें और बाद में पता चले कि जनाब हमने तो सारा बजट खर्च कर दिया आधे प्रोजेक्ट के ऊपर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए अर्न वैल्यू बहुत जरूरी है। जी सर, तैमूर साहब। सर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ कि अर्नड वैल्यू हमें जो ना है, दो चीजें। जी ऋषि साहब, पहले आप जी बात तैमूर करें। अच्छा मैं सर ये कहने लगा था, ये जो आपने बात की अर्न वैल्यू की, कीजिए। बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप एस्टिमेटेड कॉस्ट और जो कोटेड कॉस्ट है आपकी, ठीक है ना, इन दोनों को आप मंथली बेसिस के ऊपर बेस्ड ऑन DOQs आप इनको इसकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं। देख रहे तो हैं उस प्रोग्रेस में आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा होता है, हाँ और आपको उस तरीके से आपकी अर्न वैल्यू भी दोनों तरफ से क्लियर हो रही होती है कि आपकी कोटेड कॉस्ट के साथ हो एग्जैक्टली जाए और आपकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उसके हिसाब से क्या बिल्कुल बिल्कुल, है। ऐसा मैं ही तो होना इसको इस चाहिए। तरीके से समझा। ऐसा ही होना चाहिए और इसी से आपकी पिक्चर क्लियर होती है। मैंने यहाँ तक देखा है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये रिलीज नहीं करती कि इस पे पैसा कितना खर्च होता है, मतलब वो अपने टीम को नहीं बताते कि पैसे कितने हैं, बजट क्या है, ये वो, तो टीम फिर भी अर्न वैल्यू कर रही होती है। वो कैसे करती है? ये ये ना, ब्लैकबेरी की कंपनी थी कनाडा में, वो क्या नाम था उसका, आर से कुछ नाम था उसका, मेरे भी जेहन से निकल गया। तो उनसे पूछा कि भाई ये तुम कैसे करते हो अर्न वैल्यू, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कितने का प्रोजेक्ट है और कितने पैसे और ये वो कहते हैं, जी अगर हम ये ना करें अर्न वैल्यू तो हमारा प्रोजेक्ट काबू में नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम पैसों का तो नहीं पता, लेकिन हम कहते हैं कि एफर्ट के हिसाब से इस काम को 10 यूनिट का काम है ये, और ये 10 यूनिट का काम अगर हो जाए तो हम कहेंगे 10 यूनिट अर्न हो गए।
और अगर 8 यूनिट अर्न हुए हैं, मतलब कम काम हुआ है, तो हम कहेंगे कि, तो कहने का मकसद है उन्होंने रुपयों को ट्रांसलेट कर लिया एक और करेंसी में, एक और यूनिट में, जो कि एफर्ट के हिसाब से बना हुआ है। वेरी गुड। आप अगर, अब ऐसी मजबूरियां हैं, और मुझे पता है पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं, वहां पे तो वो आपको कॉस्ट के ऊपर बात नहीं करने देते कि ये तो जी हमारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कॉस्ट है और जो भी है। तो वहां यहाँ ये चीज बहुत जरूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया अर्न वैल्यू का, और आप यकीन करें कि वो सिर्फ कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालते थे, वो जो स्केड्यूल का निकालते ही नहीं थे, सॉरी स्केड्यूल का निकालते थे, कॉस्ट का नहीं निकालते थे। मैंने पूछा ये क्यों फिर नहीं निकालते हो, तो अर्न वैल्यू किस बात की हुई? तो वो कहते थे जी कि ये जो है ना, ये हम साल के एंड पे निकालेंगे। ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। तो ये समझ की बात है कि आप उस चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते। जी जनाब, जी तैमूर साहब आप बताइए। ठीक है, समझ आ गई। बस वो हमारा चूंकि ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है ना, तो ये सवाल बार बार जहन में आता है। फॉर हाँ एग्जांपल, इसमें एक वैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी है, से आपका प्रॉफिट मार्जिन है से 10%, लेकिन देर इज अ एक्टिविटी जिसका, एक एक्टिविटी ऐसी है जिसका प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है 50% से भी ज्यादा हो। हाँ हाँ अब अगर आप शुरू में वो वाली एक्टिविटी कर रहे हैं जी और जी आप वो वाला उस पर कॉस्टिंग लगा रहे हैं जो कि स्पॉन्सर वाली कॉस्टिंग, तो वो शुरू में आपको थोड़ी सी फॉल्स प्रिडिक्शन दे देगी कि जैसे आपने बहुत सारा काम कर दिया। सही है, लेकिन इसमें आप अपना फायदा देख रहे हैं, हमें देखना होता है कस्टमर का फायदा, बिकॉज वी हैव टू डिलीवर वैल्यू बस टू थोड़ा द सा ये कस्टमर। दो रेट क्योंकि चलते हैं ना, तो वो जरा कंफ्यूज कर देते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका बिजनेस अलहदा है और प्रोजेक्ट के साथ बिजनेस अलहदा है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जी देखिए मुझे एक बात बताएं, आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं? आपको तो नहीं, प्रोजेक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कोई और साइन करता है बिल्कुल आपकी कंपनी की तरफ से। वो जिम्मेदार है भाई कॉन्ट्रैक्ट का, वो जिम्मेदार है प्रॉफिट का। मुझे प्रॉफिट से क्या लेना देना? मेरा जो चीज होनी चाहिए कि जी मैं ये काम कितने पैसों में कर सकता हूं, तो मेरी कैलकुलेशन उसके हिसाब से चलनी चाहिए। ये उसका काम है कि वो 8 अपनी रुपए से को चलना 10 में चाहिए ना। ट्रांसलेट कैसे करता है। जी बिल्कुल, बस ये वाली वर्किंग कोई यहाँ पे हमारे ना करते नहीं है, तो वो क्या? उसी रेट को, जो स्पॉन्सर वाला रेट है, होना तो ये हाँ चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को वो स्पॉन्सर वाला रेट पता ही ना हो। सर, मैं तो यहां तक बिलीव करता हूं कि इवन अ गवर्नमेंट हाँ प्रोजेक्ट के अंदर भी कॉस्टिंग होती है। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कहते हैं जी गवर्नमेंट का बिल्कुल। पैसा है तो लगना ही लगना है, ऐसे नहीं होता। बुनियादी तौर पे उस, क्या बात है कि अगर हम तमीज के साथ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करें तो हम पैसा नहीं बचा सकते? हम ये फर्ज कर लेते हैं कि जितना बजट है ये तो खर्च करना हम पे फर्ज है, नहीं भी जरूरत तो खर्च करना है। हाँ और ये डिमांड भी यही किया जा रहा होता है, आपने बजट बचा कैसे दिया? तो वो आई डोंट नो लोगों को कैसे समझाया जाए कि जो पैसे बचते हैं, और काम तो आपको करके दे दिया ना, अगर काम आपको कम पैसों में करके दे दिया तो आपको क्या तकलीफ है भाई? नहीं, वो कहते हैं खर्च करें, हाँ जी, आप खर्च करें। पैसा खर्च करना है, और बचाना नहीं। और फिर उसका तरीके भी बड़े मजेदार किस्म के हैं ना। पैसे को बचा के वो लोग बजट को बचा के इदारा रखे छोड़ता है, साल पूरा गुजर जाता है, जब साल खत्म होने वाला होता है तो सारे बजट निकाल के जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। उतना टाइम ही नहीं होता उन चीजों को करने का, और वो फिर ऐसे ऐसे ड्रामे उसे क्रिएट हो रहे होते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो कंप्लीट हो रहे होते वो करते हैं। देखो, हमने भी सर 29 जून को स्टार्ट करके 30 जून को खत्म हैं। किया, एक दिन में। क्योंकि 2 साल, 2 2 साल वाले थे, बिल्कुल, एक दिन में खत्म किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जाति वाली बात हो जाती है ना। मतलब बिल्कुल। एक इसी तरह का पीसी 1 बनाया इनके लिए, मुक्तदर नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी। उन्होंने बुलाया मुझे कि जी ये है और ये हम करना चाहते हैं। दे वांटेड टू डेवलप अ
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसकी बिल्डिंग बनेगी, ये होगा वो होगा, वो सारा PC1 बना के बड़ी मेहनत करके वो चीज उन्हें बना के दी। उन्होंने वो पहले से ही लाइन अप किया हुआ था। वो एक दिन के अंदर अप्रूवल लेके आ गया बंदा। उसने कहा जी वो जबरदस्त, मुबारक हो, काम शुरू। अच्छा जी, काम शुरू हुआ, मुझे तो उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई उसके बाद, उनका जो काम शुरू हो गया जी। अच्छा, तो मैं एक दिन काफी अरसे बाद वहां गया मैं देखने के लिए कि यार अब कहाँ पहुंचा। तो जिस जगह उस बिल्डिंग ने बनना था वहां कुछ भी नहीं था, वो लॉन वैसे का वैसे ही था। तो मैंने उनसे पूछा जी क्या हुआ, प्रोजेक्ट का बंद हो गया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, कंप्लीट हो गया। मैं कहा किधर कंप्लीट हुआ है, यहाँ तो वो चीज है ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, असल में वो हमने ना उससे एक ऑडिटोरियम बना दिया, एक एग्जिस्टिंग ऑडिटोरियम को हमने इक्विप कर दिया है और वो चीज हमने बना दी है। मैंने कहा बट दैट वाज नॉट योर प्रोजेक्ट, वो तो उर्दू का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, तो वो कहाँ गया? उन्होंने कहा जी बस वो हमने कर लिया है, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है और काम खत्म। तो ये है वो जरा ये सर सिंध गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है। जी जी सर, सिंध गवर्नमेंट क्या, मैंने कहा सर सिंध गवर्नमेंट का काम करने का ये तरीका है। ये तरीका है। और बाय द वे ये हर एक का यही तरीका है, जिसका जितना हाथ लगता है, जिसका जितना दाव लगता है वो उद लगाता है। मतलब सर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूं, जी सॉरी मैं पिछले दिनों ये लास्ट वीकेंड पे मरी गया हुआ था। जी जी वहां पे एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके बेस्ड, अच्छा उन्होंने एक मस्जिद को के लिए कोई फंडिंग दी काफी सारी, अच्छा और जिस बंदे को फंडिंग दे रहे थे वो रोड के ऊपर उस मस्जिद की जगह होटल बना रहा था। तस्वीरें अच्छा, किसी और जगह की जा रही हैं। राइट पूरा साल 1.5 साल के बाद वो उनकी एक पार्टी आई देखने के लिए। सही, उन्होंने आके देखा तो उन्होंने कहा यहाँ तो मस्जिद बनी हुई, यहाँ तो होटल बना हुआ है 7 स्टोरी। हम्म। अब उन्होंने आके वो रोड़ा डाला हुआ था, तो वो फिर उसकी उस बिल्डिंग को अभी उसी तरह वो उसमें चेंजेस हो रही थी, उसको वापस मस्जिद में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता बिल्कुल है। ये तो ऐसे ही सर यहाँ पे हमारे यहाँ। exactly। अच्छा जी, अभी ऐसा है कि जो अगली क्लास है आपकी, जो कि नेक्स्ट वेंसडे को होनी है, उसके लिए हम अगले दो जो वीडियोस हैं 16 और 17 की, वो आप देख के आइए और वो डेफिनेटली आप स्केड्यूल पूरा पढ़ लेंगे और क्वालिटी भी पढ़ लेंगे। फिर हम स्केड्यूल और क्वालिटी को डिस्कस कर लेंगे। मगर ये ज़हन में रखिएगा कि अब तक जितना भी कुछ पढ़ चुके हैं, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अभी भी राइज होता है तो वो आप पूछ सकते हैं अगले सेशन में या उसके बाद, कभी भी पूछ सकते हैं। हम पीछे जा सकते हैं, उसमें कोई मसला सर उसके लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। नहीं। मैं अभी वही करने लगा हूँ। वो लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो वो लिंक से बड़ा इजीली निकल जाता है, अदरवाइज वो ढूंढते हुए या यूट्यूब पे तो बड़ा मुश्किल काम है कि उसको उस डेट एग्जैक्टली, वाली जो है ना वो निकल आएगी। बेसिकली कोई नई चीज आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियोज ही हैं। तो वीडियोज के लिंक मैंने आपको भेज दिए हुए हैं और उससे आप देख सकते हैं। जी जनाब, एनीथिंग एल्स? जी हाँ, वो लिंक्स तो आप शेयर कर देते हैं टास्क में, जो आप टास्क देते हैं। जी जी मैंने वो भेज दिए हैं, लेकिन ये है कि वो मैं भी उनको मजीद थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। और तो कोई बात नहीं थी। सर कोई बात नहीं है, तैमूर ऑनलाइन है, तैमूर पे ही अपना जरा मोबाइल नंबर अगर शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ। आप ग्रुप में है ना? हाँ ग्रुप में है, वो मेरे ख्याल ग्रुप में नाम आपका उस तरह हाँ नहीं ग्रुप आता, में मेरा है शेयर ना, कर दें, मैं देखिए आपसे जरा लिख ले अगर अभी लिखना है। ठीक है। 0 नहीं वो उसी में ही आ रहे हो, नंबर देते नंबर लिख देना। जी जी मैंने कहा नंबर सेंड कर देना उसी में, मैं उधर से कॉल कर लेता हूँ। मैं असल में अभी अच्छा, मेरे मैं पास साबित फिर मसला नहीं है, मैं कर मैं साथ कोई और काम भी करूँ। अच्छा, मैं कर देता हूँ, हाँ तो कर, ओके मैं कर देता ओके, हूँ। ठीक है, चले, चलें जी, थैंक यू। कल से हम एक और सेशन शुरू कर रहे हैं, एक और हाइब्रिड कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो लोग बच गए थे आपके कोर्स से। तो अभी तक तो मेरे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक खुर्रम है, कर्नल खुर्रम, और एक कर्नल फैसल हैं। इनके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई जो बाकी लोग थे उनमें से कोई आप समझते हैं कि उनको भी शुरू करना चाहिए, उनको भी इन्फॉर्म कर दें कि
शुरू से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। इंशाल्लाह फिर अब संडे को दोबारा मिल रहे हैं। संडे को ही ना? हाँ, संडे को हम सैटरडे दोबारा को मिल रहे हैं और उसमें फिर ये हम सारा कुछ सैटरडे का मैं सॉरी, हाँ सैटरडे को मिल रहे हैं। सैटरडे सर, हाँ जी सैटरडे 10 तारीख होगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 10 तारीख को सर। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।